नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। आरिश अभी अपने सामने खड़े वैभव खुराना को घूर कर देख रहा था। वही वैभव खुराना भी आरिश को घूर कर देख रहा था। अभी वैभव खुराना आरिश से कुछ और कहता कि तभी आरिश एक बार आगे बढ़ता है और अपने हाथों का एक मुक्का बनाकर वैभव के मुंह पर जड़ देता है। आरिश के सिर्फ एक मुक्के से वैभव संभाल नहीं पाता और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। वैभव पहले से ही काफी जख्मी था, वो आरिश के पंच को संभाल नहीं पाता है। वही आरिश अब वैभव को अपनी लाल हो चुकी गुस्से से भरी आंखों को देखने लगता है। इधर अब वैभव को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वैभव अपनी जगह से उठता है, फिर अपने होठों के साइड से खून को पोंछता है जो आरिश के मरने की वजह से निकलने लगा था। वैभव अपने होठों को खून पोंछने के बाद आरिश को देखकर अपने हाथ का मुक्का बनाकर आरिश के पेट में मारता है। वहीं आरिश जो वैभव को घूर रहा था वो इस वार के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वह अपने पेट पर हाथ रख थोड़ा पीछे हो जाता है। इधर वैभव के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ जाती है आरिश को झुकता हुआ देखकर। वही आरिश अब अपने पेट को पकड़े थोड़ा सा झुकता है और बिना एक पल की देरी गवाई झटके से उठता है और अपने एक लात को उठाकर वैभव को एक की मारता है। वही वैभव जो आरिश को मारकर बहुत खुश हो रहा था, वो आरिश के इस वार से 3-4 कदम लड़खड़ाकर पीछे की ओर धम से गिर जाता है। इसके साथ ही वैभव के मुंह से कराहने की आवाज निकलती है। आरिश का गुस्सा अब तक इतना बढ़ चुका था कि वह वैभव को जान से ही मार देना चाह रहा था, जिस वजह से आरिश जल्दी से वैभव के पास दौड़ते हुए पहुंचता है और वैभव को उसके कॉलर से पकड़कर नीचे जमीन से उठता है, फिर एक और मुक्का वैभव के मुंह पर मार देता है। हरीश के एक इस मुक्के से वैभव के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। वहीं अब आरिश बिना रुके वैभव को मारे जा रहा था। बारिश कभी अपने हाथ से वैभव के चेहरे पर मार रहा था तो कभी वैभव के पेट में मार रहा था। इधर वैभव की भी हालत खराब हो रही थी। वैभव के मुंह से खून निकल रहा था, साथ ही वैभव के नाक से भी खून निकल रहा था। वैभव के गाल के पास आरिश के मरने की वजह से कट लग चुका था। वैभव को अब चक्कर आने लगा था। इधर आरिश अब वैभव को वहीं जमीन पर फेंककर अपने पैर को उठाकर वैभव को अपने पैर से मारने लगता है। आरिश कभी वैभव के पेट में मार रहा था तो कभी वैभव के सीने पर अपने लातों की बरसात कर रहा था। आरिश का इतना में मन नहीं भरा तो आरिश झुककर वैभव के चेहरे को पकड़ता है और वैभव के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। वहीं अब तक वह बेहोश होकर वहीं पर अधमरा पड़ चुका था, लेकिन आरिश का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। इधर आरिश के गार्ड भी अब तक वैभव के सारे गार्ड को मार चुके थे। वहीं आरिश का गुस्सा अब शांत नहीं हो रहा था, जिस वजह से एक गार्ड आगे जाकर आरिश को दूर से ही कहता है, सर सब मर चुके हैं। वह भी बेहोश हो गया है। अपने गार्ड की बात सुनकर आरिश के मारते हुए हाथ वैभव के चेहरे के पास जो जा रहे थे वह रुक जाते हैं और वह झटके से अपनी नज़र को घुमाकर देखता है और इसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस वक्त आरिश किस शैतान से काम नहीं लग रहा था। वही वह गार्ड आरिश का ऐसा रूप देखकर थोड़ा डर जाता है और अपने कदमों को पीछे ले लेता है, लेकिन अब आरिश अपने गुस्से को शांत करने लगता है और इस अपने गुस्से को शांत कर वैभव को वहीं छोड़ता है। फिर अपनी जगह से उठकर अपनी नज़र को घूमर देखता है तो आर्या अपनी डरी सहमी नज़रों से आरिश को ही देख रही थी। वहीं आरिश भी अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आर्या को ही देख रहा था। आर्या को इस वक्त आरिफ से बहुत डर लग रहा था। वैसे तो आर्या हमेशा ही आरिश से डर जाया करती थी, लेकिन आज वो आरिश के ऐसे रूप से अंदर तक कांप चुकी थी। इधर आरिश अपने कदमों को आर्या की तरफ बढ़ते हुए अपने एक हाथ को आरिथा की तरफ बढ़ता है, फिर अपने हाथों से आर्या को खुद की तरफ आने का इशारा करते हुए आर्या से कहता है, इधर आओ मेरे पास। वहां पर अब तक खड़ी क्यों हो? आरिश की बात सुनकर आर्या और भी ज्यादा डर जाती है, जिस वजह से आर्या के आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगते हैं। आर्या अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने सर को नामे हिलाते हुए आरिश की तरफ देखकर आरिश से कहती है, नहीं आ रही अब मैं आपके पास। नहीं आऊंगी क्योंकि आपको कभी भी मेरी कदर नहीं थी। आपने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। आपने हमेशा मेरा यूज किया। आपके दिल में मेरे लिए कभी भी मोहब्बत नहीं थी। आपने हमेशा ही मुझे सताया है। आपने हमेशा ही मुझे टॉर्चर किया है। कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। आपने मुझे उस हाथ तक रुस्वा किया है जहां से अब मौत भी मुझसे मुंह मोड़ चुकी है। आपने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया है आरिश। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। आपने मेरे दोस्तों को छीनना है, मुझसे मेरे परिवार को अलग कर दिया। आर्या अपनी बात कहते हुए फुट फुट कर हो रही थी। आज उसके सारे दर्द उसकी आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहे थे। आज उनके हर जख्म एक बार फिर से ताजे हो रहे थे। पर आर्या इतने में ही नहीं रुकती है, वो अपनी बात आगे कहती है, आपके साथ रहने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। शायद मैं अपनी जान दे दूंगी तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे एक आज़ादी जरूर मिल जाएगी। वह आज़ादी मुझे आपके टॉर्चर से मिलेगी, आपकी रुसवाई से मिलेगी और आपकी बेवफाई से मिलेगी। इसलिए मुझे यह आज़ादी मंजूर है जो मुझे मौत की तरफ ले जाती है। आरिश से अपनी बात कहते हुए आर्या अपने कदमों को पीछे लेने लगती है।
वही आरिश जो बहुत ध्यान से आर्या की बात सुन रहा था, वह जब आर्या के कदमों को पीछे ले जाता हुआ देखता है तो आरिश की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। इसके साथ ही आरिश अपने कदमों को आर्या की तरफ बढ़ने लगता है। आरिश आर्या की पागलपन को देख काफी हैरान था। वो अपने घबराहट को अपने गुस्से तले दबाते हुए बोला, आई से स्टे एट योर प्लेस वाइफी, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। आरिश आर्या को धमकाते हुए बोला। लेकिन आरिश की बात सुनकर आर्या डरने की जगह स्माइल करने लगती है और वो अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए बोली, अब बचा ही क्या है आरिश जो बुरा होगा, सब कुछ तो छीन लिया आपने मुझसे, और क्यों रोकना चाहते हैं आप मुझे। आर्या आरिश से सवाल करती है, पर फिर वो खुद ही अपनी सवाल पर व्यंग्य से मुस्करा देती है। अच्छा, अब समझ आया मुझे, मेरे मरने के बाद आपको जबरदस्ती करने वाला कोई नहीं मिलेगा ना, और आप नैन के साथ तो ये सब कर नहीं सकती, आज भी उससे इतना प्यार जो करते हैं, तभी तो आज वो मेरी जगह है ना आरिश। आर्या के हर एक सवाल पर रस्क एक्सप्रेशन एकदम से खराब होते जा रहे थे। उसकी आंखों में गुस्से के अंगारे साफ साफ नजर आ रहे थे। वह अपने दांतों को पीसते हुए आर्या की तरफ भी देख रहा था, जो उसके बात मानने की जगह और भी अपने कदमों को खाई के करीब बढ़ाई जा रही थी। और आर्या की बकवास सुनने के बाद तो उसके गुस्से की कोई हद ही नहीं होती है। स्टॉप योर नॉनसेंस वाइफी, आरिश गरजते हुए आर्या की तरफ देखकर उससे कहता है। पर आर्या को तो जैसे आजा आरिश की कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्या अभी अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हो आरिश की तरफ देख रही थी। पर आज आर्या के कहने से आरिश को जरूर फर्क पड़ रहा था। उसकी धड़कन है इस समय बेहद तेजी से धड़क रही थी। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर आ जा रही थी, जिसे वो आर्या के सामने आने नहीं दे रहा था। पर उसका दिल जानता था कि इस समय वह आर्या को खाई की उसने नजदीक देखकर कितना ज्यादा बेचैन हुआ पड़ा था। वह आर्या को किसी भी कीमत पर वहां से हटाना चाहता था, फिर चाहे उसे उसके लिए आर्या को डराना ही क्यों ना पड़े। आरिश, जिसे अब और भी ज्यादा अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं जा रहा था, वह एकदम तेजी से अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। आरिश इतनी तेज से आर्या की तरफ बढ़ाता है, उतने ही तेजी से आर्या अपने कदम पीछे की तरफ खींच लेती है और एकदम से चीखते हुए आरिश की तरफ देखकर बोली, आरिश वहीं रुक जाए, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिए, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आर्या का पागलपन आरिश को पागल किया जा रहा था। आरिश गुस्से भरी नजरों से आर्या को घर कर देख रहा था। उसने अपने हाथों के मुट्ठी कस रखी थी। वही आर्या को तो जैसे आज उसके गुस्से से कोई लेना देना ही नहीं था। वो अब भी उसी तरह से खामोशी से आरिश की तरफ ही देख रही थी। मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ वाइफी, चुपचाप इधर आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए ही बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आरिश गुस्से से बिफरते हुए बोला। आप कभी मेरे लिए अच्छे थे ही नहीं आरिश, और जो भी अच्छाई आपकी मेरे सामने थी वह सब सिर्फ दिखावा था, आर्या अपनी दर्द भरी आवाज में बोली। आरिश आर्या के बातों को सुन सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हुए जा रहा था और इस बार आर्या को धमकाते हुए बोला, अगर तुम अभी के अभी मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारी फैमिली कल की सूरज नहीं देख पाएगी। आरिश जानता था कि आर्या के फैमिली उसकी कमजोरी है। आर्या कुछ माने या ना माने, अपनी फैमिली के बात आते ही उसकी सारी बातें वह मान जाया करती थी, इसलिए अब बारिश ने उसकी फैमिली को ही बीच में लाना सही समझा। पर इस बार तो आर्या जैसे अपनी फैमिली को भी भूल गई थी। आर्या आरिश की बातें सुनकर हंसते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, कौन सी फैमिली आरिश, आप किस फैमिली की बात कर रहे हैं, मेरी तो कोई फैमिली है ही नहीं। मैं तो पिछले 3 सालों से अनाथों की जिंदगी जी रही हूँ, फिर आप किस फैमिली की बात कर रहे हैं। अब आरिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह एकदम अनबिलीवेबल वे में आर्या की तरफ देख रहा था। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह वही आर्या है जो कि अपनी फैमिली के बात आते ही भी भीगी बिल्ली बन जाया करती थी। आज क्या लड़की अपनी फैमिली को पहचानने से इनकार कर रही है। आर्या के चेहरे पर उसका दर्द जाहिर हो रहा था। आरिश की तरफ देखते हुए अपने होठों को दबाए हुए कुछ पल खामोश रहती हैं। उसके बाद वह आरिश की तरफ देखते हुए बोली, मेरी कोई फैमिली नहीं है आरिश, आपको जिसके साथ जो करना आप कर सकते हैं, पर मैं आपकी जिंदगी में अब दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। आपको जितना दर्द जितनी खुशियां मुझे देनी थी थे आप मुझे दे चुके हैं। अब ना तो मैं आपका दर्द की मोहताज हूँ और ना ही आपकी खुशियों की मोहताज हूँ। अगर आज किसी की मोहताज हूँ तो वह है मेरी मौत। आज मेरी मौत मुझे आपसे आज़ादी दिलाएंगी। आज मेरी जिंदगी के सारे दर्द यहाँ इसी जगह खत्म हो जाएंगे। आपको आपकी आज़ादी मुबारक हो आरिश। अब आप सुकून से नैना के साथ रह सकते हैं। ना आपको अब रोकने वाला कोई होगा और ना ही आपसे सवाल करने वाला कोई होगा। आप चाहे तो ये भी आप नैना को दे सकते हैं। इतना कहकर आर्या अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को खोलने लगती हैं। वही आरिश बस बेबसी से आज आर्या को सब कुछ करता हुआ देख रहा था। वह सब कुछ अपना कर देख चुका था, पर आर्या खाई के पास से हटने को तैयार नहीं हो रही थी। आर्या को अपने गले से मंगलसूत्र खोलन हुआ देखकर जैसे आरिश का कलेजा फटा जा रहा था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, ना ही वह आर्या को रोक पा रहा था। आर्या अपने गले से मंगलसूत्र को खोलती है और वह एकदम से उछलते हुए उसे आरिश की तरफ फेंक देती है और वह जाकर सीधा आरिश के सीने से टकराता है और फिर नीचे जमीन पर गिर जाता है। आरिश के हाथ तक कांप गए थे आज। आरिश आर्या की तरफ देखते हुए अपने हाथों को बढ़ाता है और इस बार पर थोड़ा नर्म टोन में बोला, वाइफी प्लीज जिद मत करो, हटो वहां से। आर्या ने तो जैसे पहले ही ठान लिया था, उसे आरिश की एक भी बातें नहीं सुननी। आरिश के कहने के बाद में आर्या वहीं पर खड़ी रहती है।
आर्या को पीछे जाता हुआ देखकर अब आरिश आर्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपनी इस जिद में सब कुछ खो दोगी। मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ आरिश। मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है खोने को, और जो था उसे मैं अपने छीन लिया। जीने की एक आखिरी उम्मीद जो मुझे मिली थी उसे भी अपने तोड़ दिया। तो क्या हुआ अगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है? मैं तो उसके पास जा सकती हूँ ना। बच्चा। बारिश के कानों में ये शब्द जाकर गूंजने लगते हैं। वह एकदम से आर्या की तरफ देखता है, और इस बार वह बिना रुके अपने कदम आर्या की तरह बढ़ा देता है। आरिश आर्या की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए अभी आर्या के पास पहुंचता ही कि तभी आर्या अपने कदमों को पीछे ले जाकर अपने पीछे बड़ी सी खाई में कूद जाती है। वहीं आर्या के कूदते ही आरिश अपने कदमों की स्पीड जल्दी से बढ़ा देता है, और आर्या को अभी पकड़ते ही वाला था कि तभी आरिश की उंगलियों से आर्या की उंगलियां टच होते हुए आर्या नीचे गिर जाती है। वही आर्या को नीचे गिरता हुआ देखकर आरिश भी आगे बढ़ता है, और आर्या का नाम चिल्लाता है, आरिश। आर्या नो, लेकिन आर्या अब तक खाई में गिरती जा रही थी। वहीं आरिश भी खाई चोटी पर अपने घुटनों के बाल धम से बैठ जाता है, और नीचे गिरती हुई आर्या को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इधर आर्या अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल लिए आरिश को देखते हुए नीचे गिर रही थी। वहीं बारिश उसको जैसे सदमा लग चुक वह अपने घुटनों के बाल उसी जगह पर बैठे हुए अपनी पथराई आंखों से आर्या को नीचे गिरता हुआ देख रहा था। वही आर्या के नीचे गिरते ही आर्या के गार्डन में बंधा एक स्टॉल ऊपर की तरफ उड़ते हुए आरिश के मुंह पर चला जाता है। 6 साल बाद डार्क पैलेस, शाम का समय। डार्क पैलेस का हॉल पूरी तरह से खाली और सुनसान पड़ा हुआ था। काकी जो हमेशा हॉल में ही मौजूद रहती थी, आज वह भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। हमेशा किचन में जो कुछ ना कुछ बनते रहने की खुशबू फैली रहती थी, आज वह खुशबू में भी सिमटी हुई थी। हमेशा जो किचन से बर्तनों की आवाज में आया करते थे, आज वह भी सन्नाटे में तब्दीली हुआ पड़ा था। आज इस डार्क पैलेस के हॉल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस बंगले में सालों से कोई आया गया ही ना हो। इस तरह की शांति पूरे पैलेस में फैली हुई थी। जिधर भी नजर दौड़ता उधर सिर्फ और सिर्फ खालीपन और सन्नाटा ही भरा हुआ था। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक रूम का दरवाजा खुलता है, और एक बुद्धि से औरत जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी, वह हल्की हल्के खसते हुए कैमरे से बाहर आ रही थी। और जैसे ही वो कमरे से बाहर आती हैं, अपनी नजरें पूरे हॉल में दौड़ती हैं, और हॉल के उस सन्नाटे की तरफ देखते हुए उनकी आंखों में एक बार फिर से नमी छा जाती है। ये सन्नाटा उन्हें पिछले 5 सालों से खा जा रहा था, और यह औरत कोई और नहीं बल्कि काकी थी। काकी अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लिए हॉल के चारों तरफ देखती है। उसके पास अपनी धीमी कदमों से चलते हुए वो सीधा किचन के अंदर चली जाती है। आरिश का कमरा, पूरे कमरे में एकदम घना अंधेरा छाया हुआ था। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो सालों से इस कमरे में रोशनी नहीं फैली हो। जिधर भी नजरें मारो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। उस अंधेरे में एक अलग से खामोशी और एक अलग शांति छुपा हुआ था, एक तड़प जो कि इस कमरे में कदम रखते हैं महसूस किया जा सकता था। ये कमरा इस समय पूरी तरह से खाली था। वही बालकनी में हल्की हल्की चांद की रोशनी जो कि बालकनी में पड़ रही थी, उस रोशनी में एक लंबी चौड़ी आकृति झूले पर बैठे हुए नजर आ रही थी, और ये कोई और नहीं बल्कि आरिश था, जो इस समय झूले पर बैठा एक टक अपने हाथों में पकड़े उन पेपर्स की तरफ देख रहा था, जिस पेपर में उसके जिंदगी की सच्चाई छिपी हुई थी। और उस पेपर की तरफ अपनी बेजान नजरों से देखते हुए गहरी सांस लेता है, फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, और आंखें बंद करते ही आंखों से आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर आ गिरती हैं। काश एक बार, सिर्फ एक बार वह वक्त फिर से लौट आता। मैं फिर से उसे वक्त में जीना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की हर उन कड़वी यादों को अपने जिंदगी से निकलना चाहता हूँ। आरिश अपनी आंखें बंद किए हुए अपने सर को झूले की तरफ दिखा देती है, और जैसे ही उसका सर झूले के हेडसेट से टिक कर अपनी आंखें बंद करता है, उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली से तस्वीर दिखाने लगती हैं। फ्लैशबैक 10 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस समय पूरे यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। वही एक लड़की जो कि अभी भी कॉलेज के अंदर आई थी, वह कॉलेज आते ही कॉलेज में लगी कॉलेज की भीड़ से उसे धक्का लगता है, और वह सीधा जाकर एक लड़के के ऊपर गिरती है। वो उसके ऊपर गिरती तो है, पर क्योंकि वह सीधा खड़ा था तो अचानक से धक्के की वजह से वह भी सीधा फर्श पर गिरता है, और उसी के साथ वह लड़की भी सीधा फर्श पर। छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक और छोटे से होंठ, और छोटे से चेहरे पर बड़ी बड़ी नीली आंखें जो कि दिखने में काफी ज्यादा शांत थी। उसके बाल गिरने की वजह से आगे की तरफ आ गए थे, जिससे उस लड़की के और उसे लड़की के चेहरे को ढक रहे थे। वही उसे लड़की की नीली आंखें उसे लड़के के ऊपर ही थी जिसके ऊपर वह गिरी थी। गेहुआ रंग, काली आंखें और तीखी नाक, इसी के साथ हल्के डार्क लिप्स, मानो जैसे वह सिगरेट पीता हो। तीखी जो लाइंस, जिससे उसके चेहरे के फीचर्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। दोनों के नजर एक दूसरे पर टिकी हुई थी। वो कॉलेज के बच्चे जो कि इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि आज उनके कॉलेज में 2 टीमों के बीच बास्केटबॉल कंपटीशन होने वाला था। उसी के एक साइड में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सब कॉलेज में इंटर होते के साथ सीधा ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, पर अब सबकी नजरें फर्श पर गिरे उसे लड़के और लड़की पर थे। तभी एक लड़का जोर से चीखते हुए बोला, आरिश जल्दी चलना यार, हमें लेट हो रहा है, और तू ही कैप्टन होकर क्या नीचे फर्श पर पड़ा है?
वो लड़का जो फर्श पर गिरा हुआ अपने ऊपर गिरे हुए उसे लड़की की खूबसूरती में खोया हुआ था, वह जैसे ही उसे लड़के की आवाज़ अपने कानों में पड़ता हुआ महसूस करता है, वह जैसे होश में आता है। आरिश जो कि फर्श पर गिरा हुआ था, वह अपना नाम सुनते ही जैसे उसका ध्यान टूटता है और वह तुरंत ही अपने ऊपर गिरी हुई उसे लड़की की तरफ देखता है। वह बोला, अब उठने का इरादा है भी, या पूरे दिन इसी तरह से मेरे ऊपर सोने का इरादा है। आरिश के इस बात को सुनकर वह लड़की एकदम से आरिश के हैंडसम से भटक जाता है और वह तुरंत है आरिश के ऊपर से उठने लगती है, पर जैसे वह उठने की कोशिश करती है, एक बार फिर से वह आरिश के ऊपर गिरती है और इस बार उसकी छोटी सी नाक जाकर सीधा आरिश के होठों से टकराती है। अपने नाक पर किसी सॉफ्ट चीज को महसूस करके उस लड़की की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती है और फिर वो तुरंत अपने सर को आरिश के चेहरे से दूर करके आरिश की तरफ देखने लगती है, पर आरिश के चेहरे पर इस समय कोई भी इमोशन नहीं थे। उल्टा हुआ अपनी बड़ी बड़ी हरी आंखों से उसे लड़की की बड़ी बड़ी नीली आंखों में ही देख रहा था। आरिश गहरी सांस लेता है और वह उस लड़की को साइड में धक्का दे देता है, जिससे वह लड़की उसके साइड में जा गिरती है और उसका छोटा सा मुंह बन जाता है। अरे वो एकदम मायूसी से जाते हुए आरिश की तरफ देखने लगती हैं, जो अब तक उठकर जा चुका था, पर उस लड़की की नज़रें अब भी आरिश के जाते हुए देख रही थी। फ्लैशबैक एंड आरिश जैसे सपनों की दुनिया से अचानक बाहर आता है और वह देखता है तो उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। इस समय आज की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह अपने आंसू भरी नज़रों से सामने आसमान की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस लेता है। आई नो कि तुम जिंदा हो और तुम जानबूझकर मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस हद तक तुम मुझे चाहती हो, जिस हद तक तुम मुझसे प्यार करती हो, चाहे जितनी भी नफरत है तुम्हारे मन में मेरे लिए, पर तुम कभी भी अपने वजूद को मेरे लिए नहीं मिटाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम हो, पर कहाँ हो यह नहीं जानता, और किस हालत में हूँ ये भी नहीं जानता। आरिश खुद से ही बड़बड़ आता है और वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद को रिलैक्स करने लगता है। वह उन पेपर्स को फोल्ड करता है और उसे लेकर कमरे में चला आता है। उसका फोन अभी वाइब्रेट कर रहा था, पर वह फोन रिसीव नहीं कर रहा था। शायद उसका मन ही नहीं था फोन उठाने का। फोन काफी देर तक बजता रहता है और फिर खुद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद आरिश से एक नज़र फिर से फोन की तरफ देखता है और फिर उसके बाद वह उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरिश फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है और वह कमरे में न रहकर वापस से बालकनी में चला जाता है। वह वापस से झूले पर बैठता है और अपने फ़ोन को अनलॉक करके उसमें कुछ तस्वीरें देखने लगता है, और ऐसा हर दिन करता था। वह हर दिन अपने कमरे में इसी तरह अपने बालकनी में ही रातें गुजारा करता था। उसे अपने ही कमरे में एक अलग से बेचैनी होती थी, एक अलग से तड़प महसूस होती थी। हालांकि उसका सुकून तो कब का छिन चुका था, पर उसे बालकनी में फिर भी सांस आ जाती थी, पर कमरे में उसका दम घुट जाता था। कमरे में जाते हैं उसे ऐसा लगता था जैसे उसका अतीत फिर से उसके सामने आ रहा था, जिसे आरिश कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अभी आरिश शांति से बालकनी में बैठा हुआ ही था कि तभी उसके कमरे में कोई दस्तक देता है। कमरे के दरवाजे पर नोक होता है, पर आरिश उसे दस्तक के एहसास को समझकर भी उसे अनदेखा कर देता है और वह इस तरह से अपने ख्यालों में घूम अपनी आंखें झूले के हेडसेट से सिर टिकाए हुए अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसे इस समय किसी से कोई मतलब नहीं था। इस समय क्या, उसे इन सालों में किसी से कोई मतलब नहीं था। वही कमरे के बाहर खड़ी काकी, जो कि हर रात को इसी तरह से उसके कमरे के बाहर आया करती थी और बिना आरिश के जवाब के ही वापस चली जाती थी, वो आज भी आई थी। उनके हाथों में खाने की ट्रे थी और वह उस ट्रे को अपने हाथों में लिए हुए धीरे धीरे दरवाजे पर नॉक कर रही थी। साथ ही बाहर से आरिश को आवाज भी लग रही थी, जो कि आरिश के कानों तक पहुंच भी रहे थे, पर आरिश उन सबको अनदेखा और अनसुना कर दे रहा था। उसे किसी से भी नहीं मिलना था और ना ही उसे किसी से कोई बातें करनी थी। काकी आरिश के इस हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई थी। इन सालों में आरिश ना सुबह ब्रेकफास्ट करता था, दोपहर में ना ही वह घर आया करता था, और शाम को घर आते ही खुद को इस तरह से कमरे में बंद कर लिया करता था। काफी तो समझ में ही नहीं पाती थे कि आरिश कब खाता है और कब नहीं खाता है। आरिश इन सालों में काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ साफ दिखने लगे थे, जिसे देखकर भी कोई अंदाजा लगा सकता था कि आरिश रात भर जगा हुआ ही रहता है। वह रात को सोता तक नहीं है। और आरिश के ऐसे हालात देखे काकी को कहीं ना कहीं एक दर्द सा महसूस होता था, पर यह दर्द उसे दर्द के आगे बहुत कम था जो काकी इन सालों से महसूस करते आई थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरिश की वजह से इस दर्द भरी जिंदगी को चुना था। मुंबई एयरपोर्ट प्लेन लैंड होती है और कुछ पल बाद ही प्लेन से एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची अपने नन्हे नन्हे कदमों से फुदकते हुए उसे प्लेन से बाहर आ रही थी। छोटी सी गोल मटोल बॉडी, छोटा सा गोल मटोल चेहरे, चबी गाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें, छोटी सी नाक और छोटे से होठ जिस पर प्यारी सी स्माइल थी। वही उसके पीछे पीछे एक लड़की बाहर आती है, छोटा सा चेहरा, उसके वो फूले गाल, छोटी सी नाक जो गुस्से से लाल थी, छोटे से क्यूट से पिंक लिप्स आपस में सिकुड़ी हुई नीली आंखें जिसे उसने सिकोड़ रखा था, और उसके वो लंबे बाल जिसकी हाई पोनी बना रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा की तरफ खूबसूरत थी। वो अपने साथ एक 5 साल के लड़के को लिए उसे बच्ची की रोकने की कोशिश कर रही थी। वो अब नाराजगी से मैं अपने पीछे आ रहे हैं आदमी की तरह पलटकर थोड़ा गुस्से भरी टोन में बोली, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आपने ही उसे इतना बिगाड़ कर रखा है। अब देखिए कैसे वह अकेले ही बाहर जा रही है। अगर वह गिर गई तो
उस लड़की के पीछे आ रहे हैं वो आदमी जिसके चेहरे पर इस समय कोई इमोशंस नहीं थे। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ कठोरता भरी थी और वह अपनी कठोर नजरों से सामने की तरफ ही देख रहा था। पर जैसे ही उसे अपने ऊपर उस लड़की की नजरों का एहसास होता है और वह उसे लड़की की बातों को सुनता है, उसकी सारी कठोरता सॉफ्टनेस में बदल जाती है और वह बहुत ही प्यार से इस लड़की की तरफ देखता है। उस लड़की की बात सुनकर वह आदमी हल्के से मुस्कुराता है और उसके बाद वह उसके पास आकर उसकी कमर से उसे थमते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, वह ठीक है। और कौन सा हम उसे कितनी दूर चल रहे हैं, पीछे पीछे ही तो आ रहे हैं। और उसने अभी अभी नया नया चलना सीखा है तो वह तो अपने छोटे छोटे पैरों का इस्तेमाल करेगी, है ना। थोड़ी देर में खुद ही थक जाएगी, देखना नीचे चलकर पूरी तरह से वह नीचे भी नहीं आ पाएगी, सीढ़ियों पर साइड में बैठी रहेगी। चलो अब इतना ज्यादा नाराज मत हो। इतना कहकर वह आदमी झुक धीरे से उसके माथे पर किस करता है। उसके बाद में उसे अपनी बाहों में थाम उस लड़की के हाथों को पकड़े उस बच्चे को अपने पास ले लेता है। वो छोटा सा लड़का जिसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत थी, सिल्ली बाल जो उसके आंखों को तक रहे थे, छोटे से तीखी नाक और उसकी वो हरी पैनी नजरें काफी खूबसूरत थी। वो आदमी उस बच्चे का हाथ पकड़ उसे धीरे धीरे लेकर प्लेन से बाहर आने लगता है। वही वो लड़की अपने बगल में खड़े उसे आदमी की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, सब के सब एक जैसे हैं। मतलब अगर यही मैं करती तो आपने अभी मुझ पर डांटों की बारिश कर दी होती, पर नहीं, यहाँ तो बेटी का सवाल है, भला आप उसे कैसे डांट सकते हैं। वो आदमी है उसे लड़की की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराता है और धीरे से उसके बालों में अपनी उंगली फेरते हुए बोला, बहुत शैतान होती जा रही हो तुम लिटिल बेबी, बस तुम्हें बहाने चाहिए होते हैं, कैसे तुम्हें मुझसे लड़ने हैं, है ना। वह दोनों आपस में नोकझोंक करते हुए प्लेन से नीचे आने लगते हैं। तभी रास्ते में ही वह दोनों ही रुक जाते हैं। लड़की अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध उसे लड़के की तरफ बुरी तरह से घूर कर देखते हुए बोली, अब मैं इसे नहीं उठाऊंगी। वह लड़का गहरी सांस लेता है, नीचे सीढ़ियों पर बैठी अपने नन्ही सी बच्ची की तरह देखता है जो कि अपनी टुकुर टुकुर आंखों से उसे लड़की की तरफ देख रही थी ताकि वो लड़की उसे उठा ले, लेकिन वो लड़की तो गुस्से से मुंह फुलाए हुए दूसरी तरफ देख रही थी। सीढ़ियों पर बैठे बनाने से बच्चे को गोद में उठता हुआ ना देखते हैं तो उसका छोटा सा चेहरा एकदम से रोने जैसा हो जाता है। वही वो लड़का जो कि सारी हरकतें खामोशी से देख रहा था। वह गहरी सांस लेता है और अपने हाथों को पकड़े खड़े उस छोटे से बच्चे की तरफ देखते हुए प्यार से उसके सिर पर साथ फिरते हुए बोला, आदिश बच्चे, क्या तुम डैडी को छोड़ सकते हैं, डैडी आपकी प्रिंसेस को गोद में कैरी करेंगे। अपने पिता की बात सुनने के बाद आदिश अपने पापा का हौंद छोड़ देता है। वही उस आदमी की बात उससे के बाद वो लड़की गुस्से से उस आदमी को घूरती है, जिसे देख वो आदमी गहरी सांस लेता है। वो अक्सर अपनी बीवी और अपनी बच्ची के बीच ऐसे फंसते रहता है। अपनी शैतान बच्ची को अपनी गोद में उठता है और उसके नीली आंखों में देखते हुए बोला, तुमने अपनी हरकतों से अपने मामा को गुस्सा दिला दिया है और अब माँ तुम्हें गोद में नहीं लेने वाली है, इसलिए तुम अभी डैडी से ही काम चला लो। इतना कहकर वहां आदमी उस बच्चों के सॉफ्ट से फूले हुए गालों पर किस करता है। लेकिन उसे आदमी की बात सुनकर वह बच्ची थोड़ी सी नाराज नजर आने लगी थी। पर उस छोटी सी बच्ची के मम्मा वह खुद ही पहले से नाराज थी। वह अपना मुंह फेरती है और तेजी से अपने बेटे के हाथों को पकड़े सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जाने लगती है। वह आदमी अपनी बीवी बच्चों के सरकत को देखकर मुस्कुराते हुए धीरे धीरे नीचे उतरता है और उसे लेकर एयरपोर्ट के अंदर से होते हुए अपना लगेज के साथ बाहर आने लगता है। इस समय भी उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में ले रखा था और उसके बगल में वह लड़की उसकी बाजू को खुन्नस में पकड़े धीरे धीरे चल रही थी। वहीं उस लड़की ने अपने बेटे के नन्हे हाथों को भी पकड़ रखा था। वहीं एक हेल्पर उनके लगेज को लेकर उनके साथ ही पीछे पीछे चल रहा था। अभी वह अपना लगेज लेकर बाहर आ ही रहा था कि तभी वहां कुछ लोग आकर अपने सर को झुकते हुए उसे लड़के की तरफ देखकर बहुत ही रिस्पेक्टफुली विश करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और गुड मॉर्निंग लिटिल मास्टर और लिटिल प्रिंसेस। वह आदमी अपने शांत नजरों से उन सब की तरफ देखकर बस हल्के से अपना सिर हिलता है। वहीं उन सब की गुड मॉर्निंग सुनकर वह छोटी सी बच्ची तुरंत ही अपने पापा के गले में अपने छोटे से सर को घुसा देती है और उनसे लिपट जाती है, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही वह लड़की जो थी वह बहुत ही धीमी और शांत आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उस लड़की के मॉर्निंग विश से सबके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पर अपने पिता की ही तरह आदिश भी कुछ नहीं बोलता है। वो बस अपनी हरी आंखों से सभी को शांति से देख रहा था। इसके बाद वह लड़की अपने बगल में खड़े लड़के के हाथों को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए एयरपोर्ट से बाहर ले जाते हुए बोली, सिद्धार्थ सिंघानिया, अगर आप थोड़ी देर से स्माइल करते हुए उन सबके मॉर्निंग विशेष का जवाब दे देते तो आपके शब्द खत्म नहीं हो जाते। सिद्धार्थ, जिसने अपने बच्चों को अपनी गोद में ले रखा था, वह अपनी आंखें छोटी करके अपने आगे चल रही उस लड़की की तरफ देखता है और फिर धीरे से अपने हाथों को बढ़ाकर उसके बालों को बिगड़ते हुए बोला, मैसेज सोना सिद्धार्थ सिंघानिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे दूसरों से बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए तुम अगली बार से मुझे ये बेतुका सा आइडिया तो देना ही मत, वरना। उद्धरण चिन्ह। वह लड़का अपनी आंखें दिखाते हुए सोना को धमकता है, जिसे देखकर सोना उससे डरने की बजाय और भी गुस्से से अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें उसे दिखा रही है, जिसे देखकर सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ता है।
मतलब सच में उसकी बीवी थी जो उससे डरने की बजाय हमेशा है उसके उलट ही काम किया करती थी। वही सिद्धार्थ की गोद में नन्ही सी बच्ची अपने माँ और पापा के झगड़े को देखने के लिए तुरंत अपने छोटे से सर को बाहर निकालकर उन दोनों की तरफ अपनी बड़ी बड़ी टुकुर टुकुर नीली आंखों से उन दोनों की तरफ देखने लगती है। वही सोना के हाथों को पकड़े हुए आदिश अपने माँ पापा के झगड़े को सुनते हुए बस खामोशी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसकी हरी आंखें काफी ज्यादा शांत नजर आ रही थी। सिद्धार्थ सिंघानिया, हाइट 6 फीट 5 इंच, मस्कुलर बॉडी जो कि इस समय उसके शर्ट के ऊपर से ही उभर कर दिख रही थी। उसकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि देखने के बाद उससे नजरें फेर पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। उसकी वह नीली तीखी नजरें जो कि ज्यादातर एक ही लड़की पर टिकी होती थी, क्योंकि उसके अलावा उसके जिंदगी में और किसी की कोई कीमत नहीं थी। उसकी तीखी नाक जिस पर हमेशा गुस्सा और एरोगेंटनेस भरा रहता था। पर यह सब सिर्फ दुनिया वालों के लिए, ये सारी चीज उसके सामने खड़ी और छोटी सी लड़की के आगे खत्म हो जाता था। और उसके वक्त पतले से लिप्स उफ क्या कातिल लगती थी। कहने को तो अमेरिका में अपने बिजनेस के दुनिया में राज करता है, पर सिद्धार्थ ने कुछ समय पहले ही इंडिया में अपना बिजनेस सेटल किया था, जिसके सेटलमेंट के लिए इसे कुछ वक्त के लिए इंडिया मजबूरी में आना पड़ा था, वरना वो अमेरिका से कभी भी इंडिया नहीं आता। सिद्धार्थ अपनी नीली सॉफ्ट नजरों से अपने बगल में सोना की तरफ देखता है, जिसकी हाइट 5 फीट 5 के आसपास थी, और वह छोटी सी गोल में मेटल सी लड़की या ऐसी लड़की थी जो उसके पूरे दिल पर अकेला राज करती थी। उसके वह छोटा सा गोरा सा चेहरा, उसकी वह छोटी सी नाक जिस पर इस समय नाराजगी बैठा हुआ था, जो फूल रही थी, पचक रही थी, और वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसके फूले हुए फ्लफी चब्बी गाल और उसके बाद छोटे से पंखुड़ी जैसे मासूम और सॉफ्ट होठ, जिसे एक बार कोई जोर से दबा दे तो वह तुरंत है अपनी रंगत बदल ले। उसकी वो बड़ी बड़ी समुद्र सी गहरी नीली आंखें जो कि इस समय सामने की तरफ देख रहे थे। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराता है और वह उसे कंधे से पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए उसकी चेहरे को भी पीछे से ही पकड़कर अपनी तरफ टर्न करता है, और उसके छोटे से नाक पर अपनी अच्छी नाक को रब करते हुए बोला, तुम कितना ज्यादा गुस्सा करती हूँ वाइफी। मैंने कितनी बार कहा है कि इतना गुस्सा सही नहीं है। चलो अब गुस्सा करना बंद करो और जल्दी जल्दी घर चलो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? इतना कहकर सिद्धार्थ सोना को कसकर उसके हाथों को पकड़कर से लेकर तुरंत एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। एयरपोर्ट के बाहर उसकी गाड़ी पहले से ही उसे पिक करने के लिए खड़ी थी। सोना तुरंत भागते हुए जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करता है और गहरी सांस छोड़ते हुए अपने शहर को नामे दिला देता है, क्योंकि उसकी बीवी का बचपन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था। बिल्कुल बच्ची थी वह, पर फिर हुए उसे सोना इसी तरह से पसंद थी। सिद्धार्थ भी धीरे धीरे चलकर कार के पास आता है, जिसे देखकर ड्राइवर तुरंत ही बैक सीट का दरवाजा खोलता है। सिद्धार्थ अपनी गोद में अपनी नन्ही सी बच्चे को लिए हुए अंदर जाता है। सिद्धार्थ जैसे ही कार के अंदर बैठता है, उसे एहसास होता है कि उसके नन्ही सी बच्ची शैतानियां करते हुए ही सो चुकी है। वही सोना जो कि कार में पहले से ही बैठे हुई थी, वह अब अपना हाथ बढ़ाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, पंखुड़ी को मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बच्ची को खुद संभाल सकती हूँ। इतना कहकर वह अपने छोटे छोटे हाथों को पंखुड़ी की तरफ बढ़ाने लगती हैं, तो सिद्धार्थ तुरंत उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी कुछ देर में तुम खुद लुढ़क जाओगे, तुम्हें एहसास तक नहीं होगा, और तुम इसे लेना चाहती हो वाइफी। अब ये बचपन बंद करो और चलो चुपचाप इधर सर रखकर अपनी आंखें बंद करो। इतना कहकर सिद्धार्थ उसे अपने कंधे की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर पहले तो सोना मुंह बनाती हैं, पर फिर तुरंत ही सिद्धार्थ के कंधे पर अपने छोटे से सर को टिकाते हुए उसकी बाजू को अपने दोनों हाथों से बहुत ही कासकर पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सोना के चेहरे पर छोटे से स्माइल थी। सिद्धांत भी उसके चेहरे को छोटे से स्माइल को देखते हुए हल्के से मुस्कुराता है, और अपना एक हाथ मोड़ते हुए उसे धीरे से सोने के चेहरे के पास ले जाकर धीरे धीरे उसके गालों को सहलाने लगता है। सोना सिद्धार्थ के उसके बालों को सहलाने की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सोना की आंखें बंद करते ही सिद्धांत सोने के बगल में बैठे अपने नन्हे से बेटे की तरफ देखता है। फिर वह अपने हाथ से उसके बालों को धीरे से बिगड़ते हुए बोला, आदिश बच्चे, तुम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, यहाँ से हमारा घर थोड़ी दूरी पर है, हमें टाइम लगेगा। अपने पापा की बात सुनकर आदिश अपने पापा की तरफ देखता है। फिर वह बस अपने सर को हाँ में हिलाते हुए सीट से अपने सर को टिककर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उन सब के आंखें बंद करते ही सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और वह अपने सामने आगे के पैसेंजर सीट पर बैठे हुए एक आदमी की तरफ अपने गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या मैंने जो कहा था उसके इंतजाम हो चुका है? सिद्धार्थ की आवाज पहले ही धीमी थी, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन और एक अजीब सा रौब महसूस किया जा सकता था। आगे बैठा हुआ आदमी सिद्धार्थ की बातों को सुनकर तुरंत ही अपने सर को धीरे से सिद्धार्थ के तरफ टर्न करता है, और अपनी घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखो सिद्धार्थ, पहली बात तो तुम इस तरह से मुझसे बातें करना बंद करो यार। तुम्हारी आवाज कितनी ज्यादा भयंकर है। जब भी मैं तुमसे बातें करती हूँ मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि तुम एक नंबर की शैतान हो, और अभी भी तुम उसी तरह से मुझसे बात कर रहे हो। देखो, अगर तुम डराओगे तो फिर मैं तुम्हारी एक भी काम पूरे नहीं करके दूंगा, समझे तुम?
उसे लड़के के बात सुनकर सिद्धार्थ अपने दांत पीस लेता है और वह अपने दांत किटकिटते हुए उसे लड़के की तरह अपनी नीली नजरों से घूरते हुए बोला, तुम मुझे कल सुबह ऑफिस में आकर मिलो आर्यन खन्ना। सिद्धार्थ की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि आर्यन का मुंह रोने जैसा हो गया था और वह अपने मुंह को बनाए हुए अपनी मायूस नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, मैंने बस तुमसे ये कहा था कि तुम अपनी टोन थोड़ा सा बदल लो। यह नहीं कहा था कि तुम मुझे धमकाकर छोड़ दो, पागल आदमी। इतना कहकर वह वापस से आगे पलटकर सामने की तरफ देखने लगता है। वह बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह नाराज हुआ बैठा हुआ था। इधर सिद्धार्थ की ठंडी आवाजों को सुनकर सोना, जो कि अपने आगे बंद किए हुए सिद्धार्थ के कंधे पर आराम कर रही थी, वह अब अपनी आंखें खोलकर अपनी नीली टुकुर टुकुर आंखों से सिद्धार्थ और आर्यन की तरफ देखने लगती है। वहीं सोना के बगल में बैठा हुआ आदिश भी अपनी हरी आंखें खोलकर आर्यन की तरफ घूरकर देखने लगता है, क्योंकि अभी अभी आर्यन ने उसके पापा को शैतान कहा था, पर आदिश के इस तरह घूरने का आर्यन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्यन ने ध्यान ही नहीं दिया था। आर्यन को इस तरह से मुंह फुलाकर बैठा हुआ देखकर सोना भी अपना मुंह बनाकर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। सिद्धार्थ का ये नेचर सोना को भी पसंद नहीं आता था। सिद्धार्थ सिवाय उसके और किसी से भी बात करने को तैयार नहीं होता था, और अगर वह किसी से बातें करता भी था तो वह इतने रूड तरीके से बात करता था कि सामने वालों को अफसोस हो जाएंगे कि उसने क्यों सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश की है। वही सोना के बने हुए मुंह की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ अब अपना सर पकड़ लेता है कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो यह इस तरह से नाराज होकर बैठ गई। सिद्धार्थ में सोने की तरफ देख ही रहा था कि सोना एकदम से सिद्धार्थ की बाजू को छोड़ती है और उससे दूर खिसक जाती है। सोना के ऐसा करते सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी कर लेता है। सिद्धार्थ अपना हाथ आगे करता है ताकि वह सोना को पकड़ सके, पर सोना तुरंत उसके हाथों को खुद से दूर झटकते हुए बोली, अब कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की, आप बैठे रहे आराम से अपनी बेटी के साथ। इतना कहकर सोना आदिश को अपने सीने से लगाते हुए चुपचाप करके विंडो से बाहर देखने लगती है। अपनी बीवी के बंदे बिगड़ते मूड को देखते हुए सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है। वह सोने का कुछ नहीं कर सकता था। छोटी छोटी बात पर सोने का इस तरह से गुस्सा हो जाना और इस तरह से उसका मुंह खुलकर बैठ जाना या कोई नई आदत नहीं थी उसके लिए। सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए अपने गोद में बैठी अपनी प्रिंसेस की तरफ देखता है और फिर वह उसके गालों को सहलाते हुए सोने की तरफ देखने लगता है। वही सिद्धार्थ की गोद में सो रही छोटी सी पंखुड़ी के उसके गालों को छूते ही नींद में ही कसमसाने लगती है और वह अपने छोटे से चेहरे को सिद्धार्थ के सीने में घुसने की कोशिश करने लगती है। सिद्धार्थ अपने बच्ची को देखकर गहरी सांस लेता है। दोनों ही माँ बेटी की हरकतें बिल्कुल एक जैसी थी। सिद्धार्थ अब उसके छोटे से चेहरे से अपने हाथों को दूर करता है और उसके चेहरे को अपने सीने से लगाते हुए उसके पीठ को धीरे धीरे रब करने लगता है। थोड़ी ही देर में पंखुड़ी बिल्कुल शांत होकर सिद्धार्थ की गोद में सो जाती है। वह सिद्धार्थ की नजरें अभी सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी। कार अपनी तेजी से अपने मंजिल के ओर बढ़ रहा था। सिद्धार्थ देखता है कि अब धीरे धीरे सोने की भी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। वही उसके गोद में बैठा आदिश भी सोना के सीने से लगा हुआ सो चुका था। सोने के बंद हो रही आंखों की तरफ देखते ही वो गहरी सांस लेता है। उसके बाद वो खुद ही सोना की तरफ के खिसक कर सोने के छोटे से सर को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। वही सिद्धार्थ के सीने से लगते हैं सोना एकदम से सिद्धार्थ के बाजू को अपने हाथों में पकड़ लेती है। सिद्धार्थ सोना को देख गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखता है। अभी कहाँ ये लड़की उसके पास आने को तैयार नहीं हो रही थी और नींद आते हैं वो इस तरह से उसे चिपक रही थी जैसे एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ से चिपकता हो जब उसे भूख लगती हो। कुछ ही देर में कार अपनी मंजिल पर आकर रुकती है। सिद्धार्थ कार के रुकते ही अपनी नज़र घूमर कर कार की विंडो से बाहर की तरफ देखता है तो उसकी कार एक बड़े से आलीशान महल के आगे आकर रुकी हुई थी। सुबह के 3 बजे हल्की रोशनी में चमकते हुए संगमरमर की महल काफी खूबसूरत लग रहा था। उस पर पड़ती एलईडी बल्ब के लाइट सीधा रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से आसपास का नजर भी काफी खूबसूरती से उभर कर दिख रहा था। महल के सामने लगा बड़ा सा फाउंटेन और उसे निकलते कलरफुल लाइट के साथ कलरफुल वाटर बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। सिद्धार्थ महल की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेता है। उसके बाद वह अपने सर को घूमर अपनी गोद में सो रही पंखुड़ी की तरफ देखता है, जो कि पूरी तरह से चिपक कर आराम से सो रही थी। अपनी बच्ची को देखने के बाद सिद्धार्थ अपने गर्दन को हल्के से टेढ़ा करके अपनी बीवी की तरफ देखता है, जो कि उसके कंधे पर अपने चेहरे को टिकाए हुए आराम से सो रही थी। वही उसके गोद में उसका बेटा आराम से सो रहा था। उन दोनों को इतनी गहरी नींद में सोता हुआ देखकर सिद्धार्थ अब सोच में पड़ जाता है कि वह किस नींद से जगाएं और किसी खुद उठाकर लेकर जाए। सिद्धार्थ इतना तो जानता था कि उसकी बीवी नींद से बिल्कुल नहीं उठेगी और उसकी बच्ची भी नहीं उठेंगी। एक आदेश ही था जो कि एक आवाज पर नींद से उठकर तैयार हो जाता। इसलिए सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर सामने बैठे आर्यन की तरफ देखता है। उसके बाद से ऑर्डर देने वाले टोन में बोला, जल्दी से कार से बाहर निकालो और पंखू को अपनी गोद में लो और उसे लेकर महल के अंदर चलो। सिद्धार्थ की तेज आवाज को सुनने के बाद आर्यन, जो कि पहले से ही सिद्धार्थ से गुस्सा हुए बैठा था, वहां अपना मुंह बनाकर तुरंत पीछे पलट के सिद्धार्थ की तरफ देखता है, जैसे बहुत से शिकायत करने वाला हो। पर सिद्धार्थ घूरकर आर्यन को देखता है और सिद्धार्थ के घूरती नजरों को महसूस कर आर्यन एकदम से शांत हो जाता है।
और वह चुपचाप कार से बाहर आता है और पीछे का डोर ओपन करके सिद्धार्थ के गोद में सो रही पंखू को अपनी गोद में ले लेता है। वही पंखू जो कि काफी गहरी नींद में सो रही थी, वह आर्यन के गोद में जाने से एकदम से अपनी आंखें खोलने लगती हैं। पर अगले ही पर आर्यन उसे अपने सीने से लगाते हुए उसकी पीठ को धीरे धीरे अपने हाथों से थपथपाने लगता है, जिससे पंखुड़ी वापस से उसके सीने से लगाते हुए सो जाती हैं। ये छोटी सी बच्ची अपने पापा के और आर्यन के स्पर्श को समझती थी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ से दूर जाते हैं वह अपनी आंखें खोलने लगती थी। आर्यन के पंखुड़ी को अपनी गोद में लेने के बाद सिद्धार्थ धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आदिश के सर पर अपने हाथों को फेंकते हुए उसे आवाज देकर उसे नींद से जागने की कोशिश करते हुए बोला, आदिश बच्चे, गेट अप, बेटा देखो हम घर पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ के उठाने पर आदिश आंखें तुरंत ही खोल देता है और वह अपनी नींद भरी है नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखता है। तो सिद्धार्थ बहुत ही प्यार से उसके हैं गालों पर अपने हाथ फेरते हुए उसे इतनी गहरी नींद से उठने के लिए पहले माफी मांगता है। उसके बाद उसके बालों को सहलाते हुए उसे कार से बाहर आने का इशारा करता है। अपने पापा का इशारा समझते हुए आदिश तुरंत ही सोने के गोद से उतर जाता है और वह अपने छोटे छोटे पैरों से कार से बाहर निकल जाता है। कार से बाहर निकालने के बाद आर्यन तुरंत ही आदिश के हाथ को थाम लेता है। इधर सिद्धार्थ और सोना को अपनी गोद में लिए हुए कार से बाहर आता है। सिद्धार्थ जैसे ही सोना को अपनी गोद में उठाता है, सोना नींद की वजह से एकदम से उसके बाहों में खुद को समेट लेती है। उसकी छोटी सी बॉडी पूरी तरह से सिद्धार्थ की मजबूत बाहों में छिपी हुई थी। सिद्धार्थ सोना को अपनी गोद में लिए हुए सीधा महल के अंदर अपने कदम बढ़ा देता है। वही नींद से बोझिल हो रही आदिश की आंखें वह जबरदस्ती अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल रहा था। वह जानता था कि उसके डैडी ने उसके मम्मी को अपनी गोद में ले रखा है और उसकी नन्ही प्रिंसेस इस समय उसकी चाचू के गोद में है, जिसके वजह से उसे खुद ही चलकर जाना होगा और इसमें आदिश को कोई दिक्कत भी नहीं नजर आ रही थी। वह तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ सीधा महल के अंदर आता है और वह भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सिद्धार्थ अपने बेटे के इस हरकत को देखकर बस गहरी सांस लेते हुए अपने सर को नामे हिला देता है। सिद्धार्थ सोना को लेकर अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही सिद्धांत को उसके कमरे की तरफ ज्यादा हुआ देखकर आर्यन भी पंखुड़ी को अपनी गोद में लिए हुए सिद्धार्थ के कमरे की तरफ चल देता है। इधर सिद्धार्थ सोना को लिए अपने कमरे में आता है और वह धीरे से सोना को बेड पर लेटा देता है। सोने को बेड पर लेटाने के बाद सोना को ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर वह पलटकर दरवाजे के पास आता है जहां पर आर्यन पंखुड़ी को अपनी गोद में लिए हुए खड़ा था। सिद्धार्थ को नहीं पसंद था कि कोई उसके कमरे में उसकी मौजूदगी में भी एंटर करे। उसे उसके कमरे में अपनी बीवी के अलावा और किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उसके कमरे में नहीं आता था। बस सोना और उसके दोनों बच्चे ही उसके कमरे में आया करते थे। यहाँ तक कि आर्यन भी उसके कमरे में कदम नहीं रखता था। अगर उसे काम भी होता था तो हम बाहर अपने काम करता था, वह उसके कमरे में कभी नहीं आता था और आज भी यही हो रहा था। आर्यन कमरे के दरवाजे के पास है खड़ा था। सिद्धार्थ कमरे के दरवाजे के पास आकर धीरे से पंखुड़ी को आर्यन के गोद से अपनी गोद में लेता है। आर्यन की गोद से सिद्धांत के गोद में जाते ही पंखुड़ी अपनी छोटी से बॉडी को सिद्धार्थ की बाहों में छुपाने लगते हैं। वही अपनी बच्ची को इस तरह से अपनी बाहों में समाता हुआ देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक प्यार से मुस्कुराहट आ जाती है और वह आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, सुबह 9 बजे तुम मुझे ऑफिस में आकर मिलो और अभी जाकर 2 घंटे आराम से सो सकते हो तुम। अभी सुबह के 4 बजे ही बज रहे हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ आर्यन को जाने का इशारा कर देता है। वही आर्यन खुन्नस भरी नजरों से सिद्धार्थ को ही घूर रहा था। इस जालिम आदमी को इतना भी नहीं हो रहा था कि हाँ कितनी रात हो गई है, मेरी वजह से तुम इतनी परेशान हुए हो तो आज तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह मेरे साथ ही ऑफिस चल जाना। लेकिन नहीं, मजाल है इस आदमी के मुंह से ऐसा कोई एक शब्द भी निकल जाए। ये आदमी दुनिया इधर से उधर कर सकता था लेकिन अपने घर में किसी को रहने नहीं दे सकता था, और वह अगर कभी कभार आर्यन को यहाँ रुकने देता था तो वह भी सिर्फ और सिर्फ सोना के जिद पर, वरना वह तो आर्यन को इस घर में कदम तक ना रखना दे। आर्यन अपनी नजरों से उसे घूरता हुआ सीधा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ भी गहरी रह सांस लेता है और वह कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। सिद्धांत पंखुड़ी को लेकर बेड के पास आता है और वह धीरे से पंखुड़ी को सोना के बगल में लेटा देता है। उसके बाद खुद चेंजिंग रूम में चेंज करने चला जाता है। सिद्धार्थ चेंज करके बाहर आता है। उसके हाथों में पंखुड़ी के नाइट ड्रेस थी। सिद्धार्थ बेड के पास आकर पंखुड़ी की नाइट ड्रेस को चेंज करता है और आराम से उसे सुलाने के बाद उसके चेंज किए हुए कपड़ों को वही बास्केट में डाल देता है। उसके बाद में गहरी सांस से लेकर सोना की तरफ देखता है, पर सिद्धार्थ सोना के कपड़े चेंज नहीं करता है क्योंकि सोना को बिल्कुल भी नींद में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, क्योंकि अगर कोई नींद में उसे उठा दे तो वह फिर पूरी रात वो किसी को भी सोने नहीं देने वाली थी और उसका रोना शुरू हो जाता हुआ अलग था। इसलिए सिद्धार्थ उसे सोते हुए टाइम हाथ तक नहीं लगता था और उसे वह सोने देता था। सिद्धार्थ पंखुड़ी के बगल में आकर लेट जाता है। सिद्धार्थ भी इस लंबे ट्रैवलिंग की वजह से काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए बेड पर लेटते हैं उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, पर वह अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों के बल हल्के से बेड से उठकर वह पहले पंखुड़ी के छोटे से माथे पर किस करता है, फिर वह सोना के छोटे से माथे पर किस करता है
उसके बाद दोनों को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद सिद्धार्थ अपनी जगह पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह डार्क पैलेस। काकी इस समय हॉल में ही कॉफी का मग अपने हाथों में पकड़े हुए खड़ी थी और वह आरिश के नीचे आने का इंतजार कर रही थी। वहीं आरिश ऑफिस के लिए रेडी हो हॉल में आता है। ब्लैक 3 पीस बिजनेस सूट, पैरों में ब्लैक लेदर शूज, हाथों में लिमिटेड एडिशन की वॉच, बालों को एलिगेंट तरीके से सेट किए आरिश कमाल लग रहा था। उसके शार्प फेसियल फीचर्स और उसकी वो तीखी नजरें उफ क्या कहर ढा रही थी। पर उसके आंखों के नीचे वो डार्क स्पॉट पूरी रात की दास्तान बता रहे थे। आरिश सीढ़ियों से होते हुए नीचे आता है और अपने सामने काकी को खड़ा देख बीकर वो कुछ पल को अपनी जगह पर ठहर सा जाता है। यह आरिश के लिए कुछ भी नया नहीं था। इन 6 सालों में काकी हमेशा सुबह सुबह उसके लिए काफी लेकर यहाँ हॉल में खड़ी रहती थी। आरिश कुछ पल को अपनी जगह पर खड़े रहने के बाद अपने कदम काकी की तरफ बढ़ता है और फिर वह काकी के पास पहुंचकर काकी की तरफ देखते हुए अपनी धीमी से आवाज में बोला, हूँ आप जानती हैं कि मैं सुबह सुबह कॉफी नहीं पीना पसंद करता, फिर भी आप क्यों हर दिन मेरे लिए ये काफी लेकर यहाँ पर खड़ी रहती हैं? आप अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखती हैं? क्यों आप मेरे पीछे अपनी सेहत खराब कर रही हैं? मुझे जब कॉफी पीना होगा तो मैं आपसे मांग लिया करूंगा, लेकिन मुझे अभी नहीं पीना है। प्लीज आप जाकर आराम करें और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी मेडिसिन्स ले ले। आपकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर मॉम आपसे कुछ कहे तो उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना कह दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ। मेरे लिए आप इतना परेशान मत हो और प्लीज पहले ही मुझे मेरा गिल्ट इस हद तक मर चुका है, अब आप मुझे और मत मारिए। आरिश काकी की तरफ देखते हुए अपनी बातें कहता है। वही काकी जो कि आरिश की बातें सुन रही थी, एकदम से काकी आरिश के सामने आकर आरिश के हाथों को पकड़ते हुए आरिश उसकी तरफ देखते हुए बोली, आरिश बाबा, आज तक भले ही अपने बड़ी मैडम से सच्चाई छुपा ली है, पर जिस दिन बड़ी मैडम इस घर में आ गई आप कैसे छुपाएंगे? बड़ी मैडम पहले ही आर्या बिटिया को खोने के बाद टूट चुकी है। वो अगर आपको इस हालत में देखोगी तो उन पर क्या बीतेगी, यह आप सोचिए। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। जिस दिन वह अपने बच्चों को इस हालत में देखेंगी आप सोचिए उनके ऊपर क्या बीतेगी। आप ये भी जानते हैं बड़ी मैडम हमेशा बीमार रहती हैं। अगर वह आपको इस तरह से खाने पीने से दूर, नींद चैन से दूर, इस तरह से आपको अंधेरे में जीता हुआ देखेगी तो वह कैसे खुद को संभाल पाएगी? आरिश जो काकी की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, वह कुछ पल को खामोश रहता है, फिर आगे की तरफ देखते हुए बोला, आपने कैसे सह लिया ये सब? वाइफी को बेटी माना था आपने, उस बेटी के जाने के बाद भी आप उसके कातिल के लिए इतना ज्यादा कंसर्न कैसे हो सकती हैं? आप जानती हैं आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मैंने क्या कुछ नहीं किया है आपकी बेटी के साथ, फिर भी आप खामोशी से सब कुछ देखते रही। न जाने मैंने अपने ही हाथों से आपके दिल के कितने टुकड़े किए हैं, आपको किन किन तकलीफों को सहने के लिए मजबूर किया है, फिर भी आज आप अपनी तकलीफों को भूलकर मेरी तकलीफों को खुद से बढ़कर रख रही हैं। आपकी हालत देखिए, आज इस हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। आपकी हालत तक नहीं है कि आप किचन में जाकर मेरे लिए खाना बना सके, फिर भी आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं? मैं सिर्फ अपनी वाइफी का ही नहीं बल्कि आपका भी गुनहगार हूँ। मैंने सिर्फ उसे तकलीफ नहीं दी है, मैंने आपको भी तकलीफ दी है। जिस तरह से मेरी माँ आज मेरी हालत नहीं देख सकती है, उसी तरह से आप भी मेरी वाइफी को तकलीफ नहीं देख सकती थी, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने सबको अपनी आंखों से देखा, आपने मेरे लिए हमेशा खामोश रहना ही बेहतर समझा। आज इस तकलीफ से आप मेरी माँ को बचाना चाहती हैं। आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं किस कंडीशन में हूँ। आप प्लीज जाकर अपने मेडिसिन ले लीजिए। मैं पहले ही अपनी वाइफी के खून के तले दबा हुआ हूँ और मैं आपको खोकर इस दर्द के तले नहीं दबना चाहता। काकी जो कि बहुत ही ध्यान से आरिश के बातें सुन रही थी, वह बस हल्के से मुस्कुराती हैं और फिर वह अपनी नजरें उठाकर आरिश की तरफ देखते हुए बोली, बीते सालों में जो भी होना था वह सब भगवान की मर्जी थी। उनकी ही मर्जी थी जो मेरी बच्ची आपकी जिंदगी में आई थी और उनके ही मर्जी थी जो उन्होंने मेरी बच्ची को आपकी जिंदगी से दूर कर दिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इन 5 सालों में मैंने देखा है जितने तकलीफ आपने मेरी बच्ची को दिए थे उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इस समय आपके ऊपर बीत रही है। इस समय उससे कहीं ज्यादा तकलीफों से आप गुजर रही हैं। काकी की बात सुनने के बाद आरिश बस हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह वहीं पर छोड़ पैलेस से बाहर निकलते हुए बोली, आप प्लीज जाकर मेडिसिन खा लिया और मैं रात को देर से आऊंगा, तो तब तक आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। मुझे आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है जिसकी वजह से हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। आप प्लीज अपना ख्याल रखें, मैं ठीक हूँ। और अगर मॉम का कॉल आए मेरे बारे में पूछने के लिए तो उनसे बस कह दीजिएगा कि कुछ दिनों में मैं उनसे मिलने आऊंगा। उन्हें मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरिश को आज फिर बिना ब्रेकफास्ट के जाता हुआ देखकर काकी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। आरिश अपनी दर्द को भले ही काफी के सामने आज तक बयां ना कर पाया हो, पर उसकी आंखों में वो दर्द नजर आता था। काफी जानती थी कि इन सालों में शिवाय तड़प के गुजरने के आरिश के पास और कोई रास्ता नहीं था। इन सालों में क्या कुछ नहीं हो गया था? ऐसा नहीं था कि आरिश के जिंदगी में और किसी ने आने की कोशिश नहीं की थी, पर आरिश उसने किसी की तरफ अपनी नजरें उठाने तक की हिम्मत नहीं की थी। उसकी नजरों में आज भी आर्या बसी हुई थी और वह आर्या की जगह अपने नजरों में भी किसी को नहीं देना चाहता था। तो फिर जिंदगी में रहना तो बहुत ही दूर की बात है,
काकी जानती थी कि आर्या की बिना एक एक पर आरिश की जिंदगी नर्क बनी हुई है। आरिश किस तरह से तड़प कर गुजर रहा है अपनी जिंदगी को। काकी यह भी जानती थी कि जो एक बार दुनिया छोड़ दे वह कभी नहीं लौटते हैं। और उतनी गहरी खाई से गिरने के बाद आरिश ने क्या कुछ नहीं किया था। आर्या को ढूंढने के लिए बिना खाए पिए बिना पलके झपकाए बस एक टक आर्या के एक सुराग के मिलने के आस लगाए बैठा था वह उस खाई के पास। पर उसे सुराग तो छोड़ो, आर्या की बॉडी तक नसीब नहीं हुई थी जिससे वो आर्या का अपने हाथों से दाह संस्कार भी कर सके। आज तक न जाने आरिश कितने ही बार उस खाई के पास जाकर अपनी दर्द को बयां कर चुका था, पर ना तो उस खाई के पास उसके दर्द को सुनने वाला कोई था और ना ही वो अपनी जिंदगी में किसी को उसे दर्द को सुनने की जगह दे रहा था। आरिश जा चुका था और काकी एक बार फिर से अपने हाथों में उसे कॉफी की मग को पकड़े हुए हॉल के बीचों बीच अकेली खड़ी रह चुकी थी। काकी काफी देर तक डार्क पैलेस के में दरवाजे की तरफ देखती रहती हैं। उनके कानों को जब तसल्ली हो जाती है कि आरिश जा चुका है, जब गाड़ी की आवाज है उनके कानों को बहुत दूर से सुनाई देने लगती है, तो काकी गहरी सांस लेता है और किचन में आ जाती हैं। इधर कार में आरिश खामोशी से बैठा हुआ था और वह लगातार अपने फोन के स्क्रीन को देखे जा रहा था। फोन के स्क्रीन पर उसके सामने आर्या की तस्वीर थी जिसमें आर्या मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर काफी पुरानी लग रही थी। इसमें आर्या का छोटा सा चेहरा काफी ज्यादा गोल गोल मटोल था। साथ ही ना उसके गले में मंगलसूत्र था और ना ही मांग में सिंदूर, जिससे ये साबित हो रहा था कि यह तस्वीर आर्या की शादी से पहले की थी। आरिश ने आर्या की इतनी पुरानी तस्वीर आज तक संभाल के रखा था। वह हमने फोन के स्क्रीन पर टच करते हुए अपने अंगूठे से आर्या के छोटे से चेहरे को धीरे धीरे रब कर रहा था। उसकी आंखें इस समय बेजान सी उस तस्वीर की तरफ देख रही थी। उसे तस्वीर की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में इतने सारे दर्द उभर कर देख रहे थे जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, ना ही इसके कोई तोड़ थी। आरिश का दिल बार बार चीख चीख कर रोने को करता था, पर हर बार वह खुद को समेट लिया करता था। हर बार वह अपनी तकलीफों को अपने अंदर दफन कर लिया करता था। पर जब जब आर्या की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आती थी, जब जब आर्या का आंसुओं से भरा चेहरा उसके आंखों के सामने आता था, वह खुद को उसे दर्द को महसूस करने से रोक नहीं पाता था। वह 3 साल जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहता था, वह उन यादों को अपनी जिंदगी में याद के तौर पर भी नहीं रखना चाहता था। पर वह इतना ज्यादा बदकिस्मत था कि उसकी जिंदगी में कुछ रहे या ना रहे, वह 3 साल उसके जिंदगी का कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। उन 3 सालों में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उन 3 सालों ने ही आज उसकी बीवी को से इतना दूर कर दिया था कि वह चाहकर भी उसे अपने करीब नहीं ला सकता था। आरिश आज जो भी अपने अंदर महसूस करता था वह उसने कभी महसूस नहीं किया तब, पर इन 6 सालों में वह अपने आप को बस बेबस महसूस करता था। साथ ही उसे हमेशा ये लगता था कि इतना पैसा कमाने के बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, पैसे से ही सब कुछ खरीदी जा सकती है, पैसे से खुशियां तक खरीदी जा सकती थी, आज उसके पास बेशुमार पैसा होने के बाद भी एक सुकून तक उसकी जिंदगी में नहीं था। खुशियां तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, उसके जिंदगी में उसका चैन नहीं था, उसकी जिंदगी में उसकी बीवी नहीं थी। आज इतना पैसा होने के बाद भी उसे लग रहा था दुनिया का सबसे भिखारी इंसान वही है। ना तो एक परिवार रहा था उसके पास, और अपने नफरत और गुस्से में उसने उसके पास जो उसके सबसे कीमती चीज थी उसे भी उसने खो दिया था। आरिश एक टक अपने फोन के स्क्रीन को घूरते हुए अपने झिलमिलाती आंखों से आर्या की तस्वीर को देखते हुए धीरे से बोला, अब और मुझसे तुम्हारी सजा काटे नहीं जा रही है वाइफी। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें बहुत सी तकलीफें दी है। मैं मानता हूं कि मैं कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसे रात क्या हुआ था। मैंने बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। मैं उसे हर गलती को मानने को तैयार हूँ, पर मैं और तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। मुझे हर पल हर एक लम्हा तुम्हारी कमी काटने को दौड़ती है। तुम मुझसे दूर क्यों चली गई वाइफी? क्यों तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्यों तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? क्यों तुमने इतनी बड़ी सजा मेरे नाम कर दी? क्यों वाइफी क्यों? आरिश उसे तस्वीर को देखते हुए खुद से ही बातें किए जा रहा था। आरिश की आवाज में उसका दर्द झलक रहा था। आगे बैठा ड्राइवर, जो कि इन 6 सालों से आरिश के खुद से कहे हुए बातें सुनता आ रहा है, वह हमेशा आरिश को अकेले में बातें करता देखता आ रहा था। वह जब भी आरिश को कहीं लेकर जाता था, आरिश यूं ही अकेला बैठा खुद से ही बातें किया करता था। उसके हर एक बात में, उसके हर एक जिक्र में सिर्फ और सिर्फ आर्या बसी हुई थी, और आज भी उसके कानों में जो अल्फाज जा रहे थे उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आर्या का ही जिक्र था। और इसके शब्दों को सुनते हुए उसे ड्राइवर की भी आंखों में नमी आ चुकी थी। इन 6 सालों में उसने आरिश को अकेले में तड़पता हुआ देख लिया था। इन 6 सालों में वह हर दिन हर एक पल आरिश को इस तकलीफ में देखता आ रहा था, और आरिश को इस हालत में देखने के बाद उसे यकीन ही नहीं होता था कि यह वही आरिश है जो 6 सालों पहले हुआ करता था, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होती थी, जो बेखौफ जीता था, जिस किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज वह अपनी बीवी के लिए तड़प रहा था। सच ही कहा है किसी ने, चीजों की अहमियत उसके मिलने से पहले और इंसान की अहमियत उसे खोने के बाद होती है, और यह चीज आरिश के ऊपर बखूबी बैठ रही थी। जब तक आर्या आरिश की जिंदगी में थी तब तक आरिश ने बस दर्द ही उसे दिए थे, पर आज जब वो उसकी जिंदगी में नहीं है तो बस उसे याद किए जा रहा है। आरिश के लिए आर्या के बिना एक एक पल गुजरना मौत की तरह लाग रही थी, जिसमें ना तो उसे मौत नसीब हो रही थी और ना ही ये जिंदगी उसे जीने दे रही थी। कुछ नहीं देर में आरिश के कर उसके कंपनी के आगे आकर रुकती हैं। कार के रुकते ही आरिश कसकर अपनी आंखें बंद करता है और उसके आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं।
आरिश अपने आंसुओं को साफ करते हुए अपने फोन को लॉक करता है और उसे अपने पेंट के पॉकेट में डालते हुए ड्राइवर के कार के डोर को ओपन करने का इंतजार करने लगता है। वही ड्राइवर तुरंत ही अपने सीट से बाहर आता है और वह बैक सीट की डोर को ओपन करता है। दरवाजा ओपन करने के बाद साइड हो जाता है। इधर आरिश अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए कार से बाहर आता है और वह सीधा अपने कंपनी के अंदर अपने कदम बढ़ा देता है। वही आरिश के कंपनी में कदम रखते ही सभी आरिश को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पर आरिश बिना किसी की तरफ ध्यान दिए सीधा अपने केबिन की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही आरिश के ऐसे रूड नेचर से सभी वाकिफ थे, इसीलिए किसी को भी आरिश के ऐसे नेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यह आरिश का नया था, यह सालों से चला आ रहा था। आरिश किसी के भी बातों का जवाब नहीं देता था, यहाँ तक कि वह किसी को एक नज़र देखता तक नहीं था। आरिश के जाने के बाद सभी अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं आरिश अपने केबिन का डोर ओपन करता है और अपने केबिन में इंटर करता है। केबिन में इंटर करते हैं आरिश की आंखों को जैसे सुकून मिल जाता है और उस दर्द भरी आंखों में एक चमक आ जाती है। होठों पर एक प्यारी सी स्माइल लिए आरिश सामने की तरफ देख रहा था। आरिश के सामने हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आर्या ही नजर आ रही थी। आरिश के केबिन के वॉल से लेकर विंडो तक आर्या की तस्वीरों से भरी हुई थी। आरिश अपनी नजरें को घुमाकर देखता है, वहां सिर्फ और सिर्फ आर्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उन तस्वीरों की तरफ देखते हुए आरिश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और आरिश मुस्कुराते हुए केबिन में अपने कदम रखता है और वह धीरे से उन तस्वीरों की तरफ अपने सॉफ्ट से नजरें डालते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी, आई नो कि आज मैं लेट आया हूँ और इसके लिए तुम मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहो मुझे सब मंजूर है, तो चलो आओ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आरिश मुस्कुराते हुए अपनी बात कहता है और वह आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आरिश के चेयर पर बैठने के कुछ पल बाद ही उसके केबिन का डोर नॉक होता है, जिसे सुनकर आरिश बस गहरी सांस लेता है और वह अंदर आने की परमिशन दे देता है। आरिश का परमिशन मिलते ही और इसका असिस्टेंट आरिश के केबिन में इंटर करता है और वह बिना अपनी नजरें इधर उधर घुमाए सीधा आरिश की तरफ देखते हुए आरिश के पास आता है और आरिश को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद आरिश को आज के पूरे दिन का शेड्यूल बता देता है। पूरे दिन का शेड्यूल बताने के बाद वह चला जाता है। वही उसके जाने के बाद आरिश एक गहरी आह भरते हुए अपने चेयर से ही अपने सिर को टिकाते हुए अपने सामने लगी आर्या के बड़े से पोस्ट की तरफ देखते हुए माफी मांगने भरे अंदाज में बोला, आई एम सॉरी वाइफी, पर आज मुझे अपने मीटिंग के लिए होटल में जाना पड़ेगा। इसके लिए आज पूरे दिन मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, पर आई प्रॉमिस कि मैं शाम को तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इतना कहकर आरिश एक स्माइल करता है और वह अपने चेयर से अपने कोट को उठाकर अपने केबिन से निकल जाता है। केबिन से निकलते ही आरिश के चेहरे पर फिर से एक कठोरता उभर आते हैं। अब तक उसके आंखों में जो सॉफ्टनेस थे, अब तक उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, वह सभी गायब हो जाती हैं। इस समय आरिश के चेहरा एकदम वीरान बड़ बंजर जमीन की तरह नजर आने लगा था। आरिश कंपनी से निकालकर सीधा पार्किंग एरिया में आता है। वहां पर उसकी कार पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आरिश कार के आते ही ड्राइवर तुरंत है कार का डोर ओपन करता है। आरिश जाकर अपने बैक सीट पर बैठ जाता है और इसके बैठते ही ड्राइवर तुरंत ही कार को होटल की तरह बढ़ा देता है, क्योंकि ड्राइवर को पहले हैं आरिश के असिस्टेंट के थ्रू उसे होटल का एड्रेस मिल चुका था और वह जानता था कि आरिश को इस समय वहीं पर जाना है। कार अपनी रफ्तार से अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ सिद्धांत बेड पर बैठा हुआ था। उसने इस समय डार्क ब्लू कलर की 3 पीस कैरी किया था। बालों को जेल की मदद से सेट किए सिद्धार्थ बहुत डेसिंग और हैंडसम लग रहा था। उसके हाथों में डायमंड की वॉच तो पैरों में लेदर शूज, पर अभी बेड की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर इस समय झुंझुनाहट साफ साफ नजर आ रही थी। वही उसकी नजरें एक टक बेड पर ही टिकी हुई थी। वही बेड पर सोना बेफिक्रे से आराम से अपने पैरों को अलग अलग दिशाओं में फैलाए हुए आराम से सुकून से सो रही थी। उसका चेहरा इस समय उसके लंबे बालों से ढका हुआ था और उसके छोटे से चेहरे पर एक छोटे से स्माइल थी और उसने एक बड़े से टेडी बेयर को हग कर रखा था। सिद्धार्थ कब से सोना को नींद से जागने की कोशिश कर रहा है। उसकी आज एक मीटिंग थी, मगर उसकी बीवी थी कि वह उठने का तैयार ही नहीं हो रही थी। और सिद्धार्थ ऐसा इंसान था कि वह जहां भी जाता था अपने दोनों बच्चों और सोना को साथ लेकर ही जाया करता था, क्योंकि वह उन तीनों को घर पर छोड़कर अपनी गैर मौजूदगी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और उसके यही आदत की वजह से वह अक्सर हमेशा हर जगह पर लेट पहुंचा करता था, क्योंकि अगर वह अपने दोनों बच्चों को तैयार कर ले तो उसकी बीवी उसका लेट करवा देती थी, और अगर उसकी बीवी जिस दिन पहले तैयार हो गई उसके दोनों बच्चे ड्रामा करने लगते थे और वह दोनों लेट करवा देते थे। मगर ज्यादातर सोना ही ऐसा किया करती थी। सोना आराम से सो रही थी, उसे सिद्धार्थ के मीटिंग में लेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह कितनी ही बार सिद्धार्थ को बोल चुकी थी कि वह मीटिंग में चला जाए, वो और उसके बच्चे घर पर रखेंगे और उसका इंतजार करेंगे, और अगर कोई आएगा भी तो वह लोग उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। मगर सिद्धार्थ माने तब तो सिद्धांत तब से जिद लगाए बैठा था कि वह उसे लेकर ही जाएगा, और वह थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। सिद्धार्थ अब गुस्से से झुंझलाते हुए एकदम से एक झटके से सोने के दोनों छोटे छोटे हाथों को पकड़ता है और उसे खींचकर सीधा बेड पर उठा देता है। वही सोना जो कि आराम से सो रही थी, अचानक से उठाने की वजह से एकदम से वह हड़बड़ा जाती है और वह अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें खोलकर सामने की तरफ देखने लगती। उसकी आंखों में नींद भरा हुआ था और वह सामने की तरफ देखकर गुस्से और खुन्नस से सिद्धार्थ को घूरने लगती है। वहीं सिद्धार्थ भी उसे गुस्से से ही घूर रहा था
सिद्धार्थ के गुस्से भरी नजरों को सुबह सुबह अपने ऊपर पाकर सोना अपना मुंह रोने जैसा बना लेती है। वहीं सिद्धार्थ जब देखता है सोने के चेहरे की तरफ तो फिर वो खुद को कंट्रोल करने लगता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ सोने की तरफ देखता है और फिर वो उसके छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में भरकर उसके पहले हुए गालों को धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, वाइफी प्लीज तैयार हो जाओ, तुम जानती हो ना मेरी आज एक मीटिंग है और उसी की वजह से मैं इंडिया आया था, और अगर तुम इस तरह से लेट करोगे तो फिर तुम ही बताओगे तुम्हारे हस्बैंड की क्या इमेज रह जाएगी वहां पर। क्या तुम चाहती हो कि सब कहे कि तुम्हारा हस्बैंड हर काम लेट से करता है? सोना, जो कि सिद्धार्थ के हर एक बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, वह सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद अपने छोटे से सर को नामे हिलती हैं। फिर वो अपने सर को झुकाए हुए वहीं पर बैठे हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिद्धार्थ अपनी बीवी के सोने वाली आदत से परेशान हो चुका था। मतलब उसकी बीवी को सोने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। ये लड़की बैठे बैठे भला कैसे सो सकती थी? सिद्धार्थ सोना के बाजू को पकड़ते हुए उसे सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। सिद्धार्थ की गोद में जाते ही सोना अपने छोटे से सर को सिद्धार्थ के कंधे पर रखती है और अपने दोनों पैरों को सिद्धार्थ के कमर में लपेटे हुए अपने दोनों हाथों को भी उसके गले में लपेट लेती है और सुकून से उसके कंधे पर सर रखकर वापस से सो जाती है। सिद्धार्थ अपनी बीवी के हरकत को देखकर बस गहरी सांस ले रहा था। वह तुरंत ही बाथरूम में जाता है और सोना को बाथरूम के स्लैब पर बिठाते हुए पहले तो नल न करके वह उसके चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारता है। पानी की छींटे जैसे ही सोना के चेहरे पर पड़ती है, सोना एकदम से बौखला जाती है और वह अपने बड़े बड़े नाखूनों से तुरंत थे सिद्धार्थ के हाथों पर खरोच मार देती है और इस बीच में उसके नाखून सिद्धार्थ के गले पर भी जा लगते हैं, जिससे नाखून के खरोच सिद्धार्थ के गले पर भी अपने निशान छोड़ देते हैं। सोना के नाखून से खरोचने के बाद भी सिद्धार्थ कुछ भी नहीं कहता, उल्टा वह उसे देखता रहता है। सोना को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तुरंत ही अपने छोटे छोटे हाथों को सिद्धार्थ के गले पर रख देती है, क्योंकि सोना ने काफी कसकर उसे खरोचा था, जिसे अब धीरे धीरे खून रिसने लगा था और खून की तरफ देखते हुए सोने की आंखों में आंसू आ गए थे। सिद्धार्थ जानता था उसकी बीवी कितने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। वह जानता था उसे चोट देने के बाद उसका रोना आता है और वह ये भी जानता था कि वह अक्सर नींद में उसे जब भी उठता था वह ऐसे ही हरकतें करती थी। इसलिए सिद्धार्थ को इसमें कोई नई बात नहीं लगी और ना ही उसे बुरा लगा। वह सालों से सोने के इस हरकत का आदी हो चुका था। सोने के सॉफ्ट सॉफ्ट हथेलियां को अपनी गर्दन पर महसूस करके सिद्धार्थ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह सोने के फूले हुए गालों को अपनी उंगलियों के बीच दबाते हुए बोला, जब तुम जानती हो कि मुझे चोट पहुंचाने के बाद तकलीफ तुम्हें ही होती है तो तुम ऐसे काम ही क्यों करते हो? क्यों तुम बार बार यह जंगली बिल्लियों की तरह मुझ पर टूट पड़ती हो? अब देखो कैसे तुमने ही मुझे चोट दिया, अब तुम्हारी ही आंखों में आंसू आ रहे हैं, बेवकूफ लड़की। सिद्धांत सोने के नाक को खींचते हुए सोने से कहता है। वहीं सोने की आंखों से अब आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं और वह अपने छोटे से सर को नीचे झुकाकर बिना सिद्धार्थ की तरफ देखे हुए हैं बोली, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि आपको ज्यादा चोट लग जाएगी, पर गलती आपकी है। आपको इस तरह से मुझे नींद से जगाने नहीं चाहिए था ना। मैं रात को कितनी देर से सोई थी? सोना बचकाना सा मुंह बनाते हुए शिकायत करते हुए बोली। वही सिद्धार्थ सोने के बात सुनकर एकदम से अपनी एक आईब्रो उठाकर सोने की तरफ देखने लगता है। ये लड़की और देर से सोई थी, यह आधे रास्ते में ही सो चुकी थी और अब जाकर यह उठ रही थी। फिर भी इसका कहना था कि यह लेट से सोई है। सिद्धार्थ को तो कभी कभी ऐसा लगता था कि यह लड़की अपनी बातों से ही उसे पागल कर देगी। सिद्धार्थ अब अपनी गलती मानते हुए सोने की तरफ देखते हुए बोला, हाँ वाइफी, तुम जो बोलो सारी बातें सच है। मैं तो बहुत जल्दी सो गया था ना, इसलिए मेरी नींद सुबह सुबह खुल गई। और तुम इतने कम करने वाली, इतनी मेहनत करने वाली, तुम्हारी नींद भला इतनी सुबह सुबह कहाँ से खुलेगी? तुम तो थकी हुई रहती हो ना, मेरे सारे काम तुम्हें जो करने पड़ते हैं। सिद्धार्थ अपनी बातें कह रहा था, वही सोना गुस्से भरी नजरों से उसे घूर रही थी, क्योंकि वह समझ चुके थे कि सिद्धार्थ उसे ताना मार रहा है। और इस स्पीच अब सोना ये भी भूल गई थी कि वह रो रही थी। सिद्धार्थ जब सोने को देखता है और वह उसे इस तरह से खुद को घूरता हुआ पता है तो बस हल्के से मुस्कुरा देता है। उसके बाद सिद्धार्थ उसके बालों को बिगड़ते हुए बोला, चलो वाइफी, फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना भी है ना। अपनी बातें कहकर सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर जाने लगता है। सिद्धार्थ को जाता हुआ देखकर सोना अपने मुंह में अपने टूथब्रश को डालते हुए सिद्धार्थ की तरह देखते हुए बोली, तो फिर आप अकेले क्यों नहीं जाते हैं? आप क्यों मुझे और पंखू बेबी को और आदिश बेबी को परेशान करते हैं? सोना की बात सुनकर सिद्धार्थ के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं और वह तुरंत पलटकर सोने की तरह देखता है तो सोना इस समय ब्रश कर रही थी। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करता है और फिर वो सोना को इस लुक में देखते हुए बोला, वाइफी, बच्चे परेशान नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी पहले से रेडी हो गए, नीचे हॉल में खेल रहे हैं। एक तुम ही हो जिसकी नींद कभी पूरी नहीं होती पाती है, पता नहीं तुम कितने जन्मों की भूखी हो। चलो अब कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार होगा, नीचे आओ। और अगर आज तुमने लेट किया वाइफी तो आज तुम्हारा डिनर के प्लान कैंसिल। आज तुम्हें वही खाने को मिलेगा जो मैं खाता हूँ, तो तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। सिद्धार्थ सोना को धमकी देते हुए सीधा बाथरूम से बाहर चला जाता है। वही सोना अपने मुंह को बनाए हुए सिद्धार्थ को जाता हुआ देख रही थी। सिद्धार्थ के जाने के बाद सोना फुल स्पीड से अपने सारे काम करने लगती है। वह तुरंत ही ब्रश करने के बाद जाकर बाथटब में बैठ जाती है, जो सिद्धार्थ ने ही पहले ही टेम्परेचर सेट करके उसे फुल कर दिया था।
थोड़ी ही देर में सोना जल्दी से बात लेकर जल्दी से रेडी होकर नीचे हॉल की तरफ भागती हैं। सोने के बाल इस समय खुले हुए थे जो उसके कमर तक आ रहे थे। वहीं उसने व्हाइट कलर के शर्ट के साथ उसने नीचे स्काई कलर के स्कर्ट को कैरी किया हुआ था। साथ में पैरों में हिल्स, चेहरे पर लाइट मेकअप के साथ आंखों में हल्की से काजल। सोना बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका छोटा सा चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। वह बिना मेकअप के ही किसी प्रिंसेस की तरह प्यारी लगती थी। सोना लगभग भागते हुए नीचे हॉल में आती हैं। वह हाव में आकर देखती हैं तो इस समय सिद्धार्थ सोफे पर बैठा हुआ था। वही उसके दोनों बच्चे इस समय ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उनकी नैनी उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। बच्चों को ब्रेकफास्ट करता हुआ देखकर सोना को भी तुरंत ही भूख लग जाती है। अभी तक जो लड़की सोने के लिए सिद्धार्थ से झगड़ा कर रही थी, अब खाना देखते ही उसका नींद उड़ चुका था और अब वो ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ भागते हुए सिद्धार्थ जो कि सोफे पर ही बैठा हुआ अपने फोन को देखते हुए कॉफी की सीप ले रहा था। वह अपनी बीवी के एहसास को पाकर अपनी नजरें उठाकर अपनी बीवी की तरफ देखता है। क्योंकि सोने के सैंडल की आवाज की वजह से ही सिद्धार्थ समझ गया था कि सोना रेडी होकर आ चुकी है। सिद्धार्थ अपनी नजरें उठाकर सोने की तरफ देखता है, पर जैसे ही वो सोना को देखता है उसकी नजरें सोना पर ही टिक जाती है। सिद्धार्थ बिना अपनी पलकें झुकाए हुए खोए हुए अंदाज में सोने की तरफ देख रहा था। सोने का वो छोटा सा चमकता चेहरा काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था और जब जब सिद्धार्थ उसे देखता था इस तरह से वह हमेशा उसमें खो जाया करता था। और सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं बल्कि कोई भी मर्द सोने के इस खूबसूरती को एक नजर देखने के बाद उसे नजरें नहीं जाता पता था। सोना इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि सिद्धार्थ हर बार उसकी इस खूबसूरत चेहरे में इतना खो जाता था कि उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता था। सिद्धार्थ सोना तरफ देख रहा था पर सोना बिल्कुल भी सिद्धार्थ की तरफ ध्यान नहीं देती है और वह सीधा भागते हुए डिनिंग एरिया में पहुंच जाती है। सिद्धार्थ सोना को ही देख रहा था। वह सोने के इस हरकत पर बस अपने सर को हिलाकर गहरी सांस लेता है और वापस से अपने फोन में अपनी नजर कर देता है। इधर सोना डाइनिंग एरिया में अपने चेयर पर बैठती है। उसके चेयर पर बैठते ही शेफ उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं। ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद वह सभी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सोना सब कुछ भूलकर बस अपने ब्रेकफास्ट पर कंसंट्रेट करने लगती है। वो बहुत ही बच्चों वाली हरकतें कर रही थी। उसके खाने का तरीका भी बिल्कुल बच्चों वाले थे। वो एक हाथ से नहीं खाती थी बल्कि उसने अपने दोनों हाथों का यूज कर लिया था। वही सिद्धार्थ जो कि सोने के हर एक हरकत से वाकिफ था, वह जानता था उसकी बीवी कैसी है और उसे अपनी बीवी के लिए बचकानी हरकतें ही काफी ज्यादा पसंद थी। वह नहीं चाहता था कि सोना बदले, इसलिए इतने सालों में उसने सोने को बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसने कभी भी सोने को इस चीज के लिए टोक था। उल्टा वो तो सोने को और भी ज्यादा पैम्पर करके उसे बिगाड़ रहा था। सोना अपने दोनों बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करती हैं और फिर तीनों ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने छोटे छोटे से टमी को सहलाते हुए अपनी जगह से उठते हैं और अपने चेहरे पर बड़ी से स्माइल लिए सिद्धार्थ की तरफ देखती हैं। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके उन तीनों की तरफ देखता है। तीनों का पेट भरने के बाद इसी तरह से प्यारी प्यारी से मुस्कुराहट उन तीनों के चेहरे पर आते थे। सिद्धार्थ अब अपनी जगह से उठता है और वह अपने फोन को अपने पहन के पॉकेट में जाकर उन तीनों के पास आता है। फिर वह सोना के लंबे बालों में हाथ फेरते हुए उसकी तरफ देखकर नाराजगी जताते हुए बोला, वाइफी आई नो कि तुम्हें भूख लगी थी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इस तरह से अपने बालों को खुला रखो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरह से अपने बालों को खुला मत रखा करो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारे लंबे बाल देखे। तुम हमेशा से बंद कर ही रखा करो। अभी चलो, मैं कमरे से आ रहा हूँ। सिद्धांत सोना के गालों को धीरे से थपथपाता है और फिर वो उन तीनों को बाहर कार में जाकर उसका इंतजार करने को कहता है। सोना सिद्धार्थ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए अपने दोनों शैतान बच्चों का हाथ पकड़ती हैं और वह उन दोनों को लेकर सीधा महल से बाहर निकल जाती हैं। वहीं आदिश और पंखुड़ी जो कि अपनी डैडी के सारे बातें सुन रहे थे और समझ रहे थे, वो कभी अपनी मम्मा की तरफ देख रहे थे तो कभी अपनी डैडी की तरफ देख रहे थे। उन दोनों के ही आंखों में एक अलग से ही चमक थी और वह चमकते हुए आंखों से सोने की तरफ देख रहे थे। आदिश के फेशियल फीचर्स इतने छोटे होने के बावजूद काफी ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव थे। वही पंखुड़ी बिल्कुल सोना की 2 कॉपी थी। उसका छोटा सा चेहरा काफी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत था और उसके बाद नीली आंखें बिल्कुल सोना की तरह ही शांत और गहरी थी, पर उसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल उसके पिता की तरह थे। वही आदिश के फेशियल फीचर्स अलग ही थे। वो ना है सिद्धार्थ की तरह था और ना ही सोना की तरह था, और वह किसकी तरह था ना ये बात सिद्धार्थ भी नहीं जानता था और यह बात सोना भी नहीं जानती थी। सोना आदिश और पंखुड़ी को लेकर बाहर आती हैं। उन तीनों को आता हुआ देखकर ड्राइवर तुरंत ही कर का दरवाजा ओपन करता है, जिसके बाद दोनों बच्चे तुरंत भागते हुए कर के अंदर बैठ जाते हैं। वही सोना कार में बैठने की जगह कार के बाहर ही खड़ी होकर अंदर घर की तरफ देख रही थी। वही तभी उसकी नजर सामने से आते सिद्धार्थ के ऊपर पड़ जाती है। सिद्धार्थ के हाथों में क्लचर था जिसे के साथ वह खेलते हुए बाहर आ रहा था। सोना सिद्धार्थ के हाथों में क्लचर देखकर मुस्कुरा देती है। वही सिद्धार्थ वह तेजी से चलता हुआ सोना के पास आता है और वह मुस्कुराते हुए सोना को देखकर हल्के से स्माइल करती है और फिर वो उसके कंधों को पकड़कर उसे एकदम से टन कर देता है। अब सोने की पीठ सिद्धार्थ की तरफ थी। सिद्धार्थ सोना के लंबे बालों को अपने हाथों में थमता है और उसे समेटकर उसके बालों को ऊपर की तरफ क्लच कर देता है और उसके बाद सोना को अपनी तरफ वापस टन करता है। सोने का छोटा सा चेहरा देखने के लिए सोने के बालों को क्लच करने के बाद भी सोना बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रहा था। वह बिल्कुल किसी डॉल की तरह लग रही थी।
सिद्धार्थ उसके माथे टैप करते हुए उसके आगे के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, आज मेरी वाइफी बिल्कुल किसी डॉल की तरह लग रही है। सिद्धार्थ के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर सोने के चेहरे के स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और मैं तुरंत सिद्धार्थ से लिपट जाती हैं। वहीं सिद्धार्थ में उसे बाहों में थमते हुए उसके पीठ को धीरे धीरे रब करते हुए बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर तक सिद्धार्थ सोना को इसी तरह से अपनी बाहों में लेकर खड़ा रहता है। उसके बाद वह सोना को खुद से अलग करता है और फिर सोने के गालों को खींचते हुए बोला, शैतान कहीं की, चलो बंदर बैठो। सिद्धार्थ सोना को कार में बिठाता है और खुद में दूसरी तरफ से आकर कार में बैठ जाता है। उन सब के कार में बैठने के बाद ड्राइवर सीधा कार को उनके डेस्टिनी की ओर बढ़ा देते हैं। कुछ ही देर में सिद्धार्थ की कार होटल के आगे आकर रुकती है। सोना, जो कि खिड़की से बाहर ही देख रही थी, वह उसे होटल की तरफ देखते हुए अपनी चमकती आंखों से तुरंत ही अपने सर को घूमर सिद्धार्थ की तरफ देखती है। ये जो होटल था, इसके बारे में सोना ने काफी बार सुन रखा था। ये होटल मुंबई का सबसे बड़ा होटल था और यहाँ पर हर तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। सोने के चेहरे के चमक देखकर सिद्धार्थ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। उसकी नजरें और उसका एक्सप्रेशन, जो कि हर समय कठोर ही रहता था, सोने की एक स्माइल उसे पूरी तरह से पिघला देती थी। अगर आपको हमारी कहानियों में मजा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।